जेसीबी चालक की लापरवाही से रिक्शा चालक की मौत, नाले की डिसिल्टिंग के दौरान हुई दुर्घटना। पुलिस ने जेसीबी जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। V3S मॉल में 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ और मारपीट। दादी वॉशरूम गई तो बच्ची चली गई थी खिलौने की दुकान में। आरोपी सेल्समैन गिरफ्तार, पुलिस कर रही मामले की जांच। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी हुई स्लिप। स्कूटी पर आगे खड़ा मासूम ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आया। ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपी चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का आना शुरू। जी मेंस रिजल्ट आने के बाद में बढ़ेगी भीड़। ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म, काउंसलिंग के बाद होगा एडमिशन। हाल ही के कुछ दिनों में कोविड के मामले हुए कम। डॉक्टर्स का कहना है इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से कम हो रहे कोरोना के केस। लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज सुबह करीब 11 बजे नाला कांति नगर के पास की दीवार गिरने से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। घायल की पहचान 40 साल के मिथिलेश उर्फ ऋषि के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि बाढ़ विभाग के लिए एक जेसीबी नाले की डिसिल्टिंग कर रही थी और चालक की लापरवाही से जेसीबी नाले की दीवार से जा टकराई और दीवार रिक्शा चालक मिथिलेश के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जेसीबी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर ये देखिए, मैनेजमेंट की कमी है। अगर आप ये सीट निकलवा रहे हैं, इतना भारी तो दीवार गिर रही है, आपको बताना चाहिए, लेबर इनको बताना चाहिए कि भाई ऐसे इतना भारी तो आपने ना निकालो, कोई दब सकता है। ये रिक्शा वाला गरीब आदमी आपके सामने पड़ा। यहाँ पर कोई बच्चा भी, कोई औरत भी, कोई हादसा हो सकता था या नहीं। आप ये फ्लड वाला अभी तक कोई नहीं आया। SHO आ गए लोग, यहाँ पर क्राइम टीम आ गई, यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई, हम सब लोग आ गए, मीडिया आ गई, और अभी तक फ्लड कंट्रोल का कोई डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं है। SHO साहब खुद है, सब मौके पे, हम सब है, इसीलिए कि भाई यहाँ कोई ऐसा और वो ना हो। तो वहीं लक्ष्मीनगर के V3S मॉल में खिलौने की दुकान में 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने IPC और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सेल्समैन की पहचान 30 साल के धीरज कुमार के रूप में हुई है। वह आली गांव सरिता विहार दिल्ली का रहने वाला है और आपको बता दें कि बच्ची अपनी दादी के साथ में मॉल आई थी। दादी के वॉशरूम जाने के दौरान बच्ची खिलौने की दुकान में चली गई, जहाँ आरोपी ने उसके साथ में छेड़छाड़ और मारपीट की और DCW से भी पीड़िता की काउंसलिंग और हेडगेवार अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। वहीं भजनपुरा इलाके में 2 साल के मासूम बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। चालक की पहचान इंद्रीश के रूप में हुई है और वह लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। लोगों ने बताया कि गलियों में भी ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत तेजी से गुजरती है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने भी बताया कि 30 अप्रैल को दोपहर के वक्त सुभाष नगर निवासी एक शख्स अपनी बच्ची को स्कूटी पर लेकर जा रहा था। बड़ी बेटी स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी, जबकि 2 साल का बेटा स्कूटी की सीट के आगे खड़ा हुआ था। इसी दौरान भजनपुरा के मुख्य दिल्ली दरबार रोड पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी स्लिप हो और मासूम बच्चा ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आ गया। बच्चे की पास के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे रोड पे एंक्रोचमेंट है, रेहड़ी पटरी वालों का है। बाकी स्थानीय निवासी तो जाएगा, वहाँ से सामान खरीदेगा, वापसी आ जाएगा 2-4 घंटे। खाली हादसा जैसे भी हुआ है, पर बहुत दुखद है। देखो, तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो। अरे कुछ झूठा था ही 25 दिन का ही, इससे 25 दिन रोड है। तो ये जो क्या करते, रेडी पटरी घेर रखी है। ये बताओ आदमी कहाँ चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, ये बताओ। जो ज्यादातर जो हादसा हो रहा है ना, यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है ना, आप देखो पीछे खड़े करके लोगों ने बाइक लगाए थे, रोड इतना थोड़ा है नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें जगह मिलती नहीं है। वो इतने नादान होते, समझदार तो होते नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक है। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने आना शुरू कर दिया है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए जी मेंस का एग्जाम देना
जरूरी है। और इस बारे में हमारे संवाददाता ने कुछ छात्रों से बात की है। छात्रों का कहना है कि जी मेंस के रिजल्ट के बाद में ही यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। आने वाले दिनों में यहाँ पर स्टूडेंट्स की और भी भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस कॉलेज में एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरकर काउंसलिंग के बाद यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। ऑफलाइन आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आप GGSIP की पोर्टल है, उस पर जा सकते हो। उस पर क्विक लिंक्स होते हैं, उस पर आप पता लग सकता है कि या तो आपको यहाँ पर आके अपने सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म्स, या तो मेन कैंपस जाके भी कर सकते हो। जिनको जहाँ कन्वीनियंट होता है वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मेन कैंपस जो है वहाँ पर भी इस कैंपस का एक सेल बन रखा है। जी। तो वहाँ पर भी आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। जब पूरा आपका कोप अप हो जाएगा सारा का सारा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप विजिट करना। तो बीटेक में जितने भी एडमिशन होंगे, आप चाहे वो IPU चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, आपको मेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। IPU के जो पहले फॉर्म भरने होंगे उसकी अभी एक्सटेंडेड डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो 7 मई तक हो चुकी है। ठीक है। तो उसके आपको फॉर्म कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसके राउंड्स होंगे, जो ऑनलाइन राउंड्स होते हैं। तो फिर उसके थ्रू जो रैंक आएगी उसके थ्रू फिर यहाँ पे एडमिशन होगा। एडमिशन आपका JEE मेंस के थ्रू ही होता है। तो JEE मेंस का एग्जामिनेशन है, तो अभी रिजल्ट आया सबका। तो JEE मेंस का एग्जामिनेशन रिजल्ट के आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको ब्रांचेज मिलेगी। जैसे AIDS इसकी टॉप ब्रांच है और आपकी AR सबसे लोएस्ट ब्रांच है। अभी नहीं आ रही, क्योंकि जब 12th का बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए। तो अभी तो 12th के रिजल्ट रह रहे हैं, तो इसलिए नहीं होता। आपको JEE की काउंसलिंग करनी पड़ती है, जो आपको कॉलेज की काउंसलिंग होती है। उसमें आपको जो भी कॉलेजेस की आपको पसंद होता है, IP के आपको भरने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको मिलता है रैंकिंग के हिसाब। आजकल कोविड के मामलों में कमी आ रही है, जिससे लोग कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। कोविड से संबंधित मृत्यु दर में भी कमी आई है और इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित कैंत ने कुछ डॉक्टर से बात की। उनका कहना था कि पहले के मुकाबले लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है और इस वजह से कोविड के मामले कम देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, अब लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक हैं, चाहे बात मास्क पहनने की हो या फिर सैनिटाइजेशन की हो, या फिर लोग इन बातों का भी ख्याल रखते हैं। अगर हम ये मान के चले कि कोविड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो ये नहीं है। हमें कोविड के साथ जीना जो है वो सीखना पड़ेगा। और स्पेशली जब ये मौसम चेंज होगा जनवरी फरवरी के बाद से, तब से लेके और हमारे को अप्रैल एंड तक जो है वो अपनी सेफ्टी पूरी रखनी चाहिए, जिसके अंदर मास्किंग हमें करनी चाहिए, अपना मास्क ला के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और अपने हाथों को जो है वो खासकर जो है साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें साबुन पानी से हाथ को धोना या सैनिटाइज करके रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। कोविड के जो ये वायरस है, इसके बदलते बिहेवियर को भी जो है वो डॉक्टर्स जो है अब स्टडी कर रहे हैं। मगर अभी मेन चीज क्या सामने निकल के आई है कि हर बार इसका पैटर्न, इसका बिहेवियर, इसकी विरुलेंस और इसकी जो सिवियरिटी है ये अलग अलग है। तो इस चीज को एक सूत्र में बांध के ये कहना कि किस तरह से बिहेव करेगा ये मुश्किल है। मगर डेफिनेटली एक पैटर्न जो निकल के आ रहा है वो ये है कि मार्च और अप्रैल के टाइम में जो है वो मैक्सिमम पीक कोविड की हर साल देखी गई है और यही पैटर्न जो है वो चलता आ रहा है। आज से करीब 15 दिन पहले हम देख रहे थे कि पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर भी कोविड के केसेस की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और कई जगह पर डर लगने लगा था। इवन सरकारों ने अपनी जो प्रिपेयर्डनेस थी, अपनी तैयारियां ज़्यादा कर दी थी कि कहीं पर कोविड दोबारा ना चालू हो जाए। लेकिन एक बहुत ही सुखद बात यह है कि पिछले करीब 10 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस की संख्या पूरे देश में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी कम हुई है। इसका कारण डेफिनेटली देखिए एक वायरस है। वायरस जब भी म्यूटेट करेगा, नया वायरस आएगा, नया इन्फेक्शन होगा, नई बीमारी फैलेगी। लेकिन लगता है कि भारतवर्ष के अंदर आम लोगों के अंदर इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, नंबर 1। और नंबर 2, जो इंजेक्शन हमें लगे अपने देश के अंदर वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। तो इसलिए हम इस बीमारी को आम देशों से ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल पा रहे। पूर्वी दिल्ली के GTB इनक्लेव के राज कैंसर हॉस्पिटल में हजारों की तादाद में मरीज आते हैं। उनमें से ज्यादातर मरीजों की कीमो के इंजेक्शन लगने होते हैं और ये इंजेक्शन बाहर से खरीदने में काफी महंगे होते हैं। हर स्टेज के लिए अलग अलग इंजेक्शन है। और तो वही मरीजों ने बताया हमारी संवाददाता को कि यूं तो इलाज के साथ साथ यहाँ पर कीमो में लगने वाले इंजेक्शन भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इलाज इतना लंबा चलेगा और इसका कुछ पता नहीं है और इंजेक्शन हर महीने ही लगने होते हैं। ऐसे में कैंसर मरीजों के परिवार को भी इससे काफी दिक्कत होती है। पापा का 3 महीने हो गए। क्या हुआ है उन्हें? कैंसर हुआ है जी। बस ये बोल रहे हैं कि कीमो का इंजेक्शन लगा रहे हैं।
ठीक है। तीनों की दवाई चढ़ा रहे हैं और पहला है। कितने टाइम से इलाज चल रहा है? 3 महीने से। यहाँ मैं 2 महीने से ये दिल्ली कैंसर अस्पताल। हाँ। वो 8 ml के देते हैं 4 इंजेक्शन, एक रात में लगाना पड़ता है और एक सुबह में। नहीं, ये मेरा तीसरा कीमो है ना, तो 3 मरतबा लग गया है। अभी कीमो नहीं लग रहा है, अभी नहीं इंजेक्शन नहीं लग रहा, अभी यहीं से दे रहा है। कभी 600 का, कभी 1000 का, कभी 1200 का, ऐसा लेते हैं। तो हमेशा तो हम खरीदी के लिए आए तो दिक्कत कैसे नहीं होगा, खरीदना पड़ेगा बाहर से, तो दिक्कत तो होगा करेंगे। यहाँ मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? उनको ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा 3rd स्टेज का है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं होता है तो बोल देते हैं, हम खरीद लेते हैं बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं है, बोल देते हैं या तो 2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, ये नहीं है कि आप बाहर से ले लो। एक बार मैंने बोला था कि मैं बाहर से ले लूँगी, तो उन्होंने मुझसे कहा था क्यों बाहर से लोगे, आप यहीं से ही लो। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। मैं जब भी 3 मरतबा मेरा भाई का कीमो लगा और तीनों मरतबा मैं यहीं से कीमो इंजेक्शन लिया हूँ और यहीं पर वो सिस्टर लोग देती है। तो वहीं कृष्णानगर विधानसभा के चंदर नगर के पास सोम बाजार वाली गली में पिछले कई दिनों से सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया था और काम काफी धीमी गति से चल रहा। इससे यहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और इस पर कल हुई बरसात ने काफी जो हालात हैं वो खराब कर दिए हैं। सड़क पर पानी भरने और मिट्टी की वजह से फिसलन हो जाने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इससे यहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ कृष्णानगर विधानसभा में ये क्षेत्र आता है जहाँ पे के सीवर रिजर्व बोर्ड का खुदाई का काम हुआ था 9-10 अप्रैल को। आज तक एज इट इज पड़ा है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट की पूरी दुकानदारी ठप है, आना जाना लोगों का ठप है और लोग गड्ढों में कल भी 2 लोग गिरे हैं, बार बार फिसल के गिर रहे हैं, 2 लोग के सर में भी चोट आई है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। MLA साहब को भी कहो तो वो भी कह रहे हो जाएगा, चिंता ना करें। और ये सीवर का काम हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है पूरे बाजार में। कल भी है ना, बरसात की टाइम था, शाम को सोमवार को गड्ढे के अंदर ही घुस गए, एक आदमी बेचारा मर गया। ये तो सुबह समझो उसके सर में चोट नहीं लगी, अन्यथा वो हॉस्पिटल में एडमिट ही होता। कम से कम कई लेडीज कई जेंट्स सारे फिसल के गिर रहे हैं, सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। तो वहीं दिल्ली में बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इस साल सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। इस साल के शुरुआती 3.5 महीने में हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर्स की सवारी कर रहे 1.70 लाख से भी ज्यादा लोगों के चालान काटकर ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोग बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप करते हैं, ऐसे में इतनी संख्या में लोगों के चालान काटा जाना स्वाभाविक है। पिछले 4 महीने के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। युवा सोचते नहीं, बस हवाबाजी में हेलमेट नहीं पहनते। ऐसे में परिवार के लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके घर का कोई सदस्य ट्रैफिक नियमों को ना तोड़े। पहले अपने यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी रूल रेगुलेशन का पालन हो सकेगा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा चालान काट रही है। वो चालान काटने का भी नतीजा आप ही के ऊपर जाता है कि आप हेलमेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। इसमें आप ही की सेफ्टी है जो चालान काटा जा रहा है। और आपको अपने बारे में समझना चाहिए कि किसी के घर का एक चिराग बुझ जाता है और आप हैं कि सिर्फ एक हेलमेट भी नहीं लगा सकते हैं, तो हेलमेट लगाइए और अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में है। यदि सख्ती करने से रोड पर चलने वाले नागरिक हेलमेट पहन लेते हैं और उनकी ज़िंदगी बच जाती है, तो एक तरह से पूरा परिवार सुखी संपन्न रहता है। करता तो आदमी है कि भाई बिना हेलमेट के हवाबाजी में बाहर निकल रहा है, लेकिन जब कुछ हो जाती है, कैजुअल्टी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जो दुख होता है, उसके जो संकट आते हैं, वो पूरे परिवार को ज़िंदगी भर झेलने पड़ते हैं। तो एक छोटा सा हेलमेट लगाने से यदि आपका भविष्य सुरक्षित रहता है और आपका परिवार भी सुखी रहता है, तो हेलमेट लगा लेना चाहिए। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और दिल्ली में इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होना बहुत आम बात है। और डेली न जाने कितनी जो है वो ट्रैफिक नियम ना होने के कारण, पालन ना होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हिट एंड रन केस होता है, ट्रिपल सवारी होती है, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट ना पहनना,
इस तरीके के जो नियम सरकार ने बनाए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने बनाए हैं, वो हम सबकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। पिछले 4 महीनों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा करीब 2 लाख लोगों का हेलमेट ना पहनने के ऊपर चालान किया गया है। यह उन लोगों के लिए अपनी भूल को सुधारने का एक मौका है ताकि उनको किसी अप्रिय घटना से रूबरू ना होना पड़े। दूसरी तरफ दिल्ली में ऑन एन एवरेज 5 लोग अपनी जान रोड एक्सीडेंट में गंवाते हैं। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि ट्रैफिक वायलेशंस विजिबल हैं, हर रोड पर हैं। कैसे? इसकी शुरुआत आपके घर से ही होती है। आप खुद करते हैं। आप सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना होता। आप दूध लेने जाते हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना होता। तो इसको देख करके आपका बच्चा को भी यही आदत पड़ जाती है और वो भी गाए बगाए ट्यूशन पढ़ने के लिए या किसी और छोटे काम करने के लिए बिना हेलमेट के घर से निकल जाता है। ट्रिपल राइडिंग भी हो जाती है। तो सुरक्षा तो घर से ही शुरू होती है। अगर आप घर से सुरक्षित रहेंगे, घर से अच्छी आदतें सीखेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो वहीं आजकल बेमौसम हो रही बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा। इस बारे में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया के मामले बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिस हो या फिर स्कूल कॉलेज, अपना खाना पीना किसी से भी शेयर ना करें। उन्होंने ये भी बताया कि शरीर में पानी की कमी की होने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे। देखिए, नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले तो ये मौसम बारिश का है ही नहीं। इन मंथ ऑफ में अगर हम मानसून देख रहे हैं या बारिश देख रहे हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो इससे मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मच्छर से होने वाली सारी बीमारियां, खासकर डेंगू और मलेरिया, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ध्यान जो सबसे ज़्यादा रखना चाहिए वो कहीं पे भी पानी एकत्रित ना हो पाए, और अगर होता है तो उसमें जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, मिट्टी का तेल डलता है जिससे कि मच्छर ना पनपे। अलबत्ता पानी ना जमा हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरा हो सकता है, खांसी जुकाम भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी प्लस माइनस होता जा रहा है। कभी एकदम से मौसम ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। तीसरी इससे बीमारी हो सकती है, वो है लूज मोशन, यानी पेट खराब होना। बाहर का खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करिएगा और पानी भी जो घर में लेते हैं वो उबाल के लीजिएगा। तो लूज मोशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि साफ़ स्वच्छ बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, बाज़ार का जो है ठेलों का खाना ना खाएं। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना पानी स्वयं लेके जाएं। चाहे वो ऑफिस गोअर हो, चाहे वो कॉलेज गोअर हो, अपना स्वयं पानी लेके जाएं जो कि नॉर्मल वाटर हो, फिल्टर्ड कूल्ड वाटर हो, जिसको बॉईल करके आप ठंडा कर ले, छान ले, बॉटल में भर के अपना लेके जाए। वही पानी पिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें। दूसरी बात, सड़क के किनारे की कुल्फ़ी हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, गोला हो गया, ये चीज़ें ना खाएं, इनसे गला बैठ जाता है। तीसरी और एक बहुत ज़रूरी बात कि आए दिन मौसम बदलने के कारण कभी ये ना करें कि कभी कूलर में बैठे हैं, कभी एसी में बैठे, फिर एकदम से बाहर निकल के तपती हुई धूप में गए हैं। कृपया ये ना करें। ट्राई कीजिए कि मौसम एक सा, जो टेम्परेचर आपके आसपास है वो एक सा रहे। उसके लिए इकलौता तरीका यही होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहें। कूलर और एसी अभी अवॉइड करें। वैसे भी कूलर के अंदर पानी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कृपा करके अगर आपके यहाँ पे कूलर है या मटके रखे हुए हैं पानी के लिए, या वाटर डिस्पेंसर खुला वाला कोई रखा हुआ है, उसका पानी ना पिएं और ये देखते रहें कि उसका पानी समय समय पे बदला जा रहा है, साफ़ हो रहे हैं कूलर। प्रीत विहार के पास बने फुटपाथ यूं तो लोगों के चलने के लिए हैं, लेकिन इस बार अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि यहां पर चलना भी मुश्किल हो गया। लोग मजबूरी में सड़क पर ट्रैफिक के बीच में चलते हैं, चाहे यहां पर आने वाले दुकानदार हों या फिर स्कूली बच्चे। सभी को अपनी जान जोखिम में डालकर फुटपाथ की जगह सड़क पर ट्रैफिक के बीच में चलना पड़ता है। कई बार तो लोगों को चोट भी लग जाती है। लोगों का कहना है कि एमसीडी अतिक्रमण कर बीच बीच में कार्रवाई तो करती है, लेकिन फिर से यहाँ पर दुकानें और गाड़ियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। हम मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं और जी ये और जब निकल के जाते हैं, हमारी गली ये है कि टॉपाड़ से गली में, और वहीं पे मेट्रो स्टेशन है, वहीं बस स्टैंड है।
कि वहाँ से निकलना बिल्कुल दुर्लभ हो जाता है। और इतनी मोटरसाइकिल बाइक गली में खड़ी रहती हैं कि बिल्कुल पैदल निकलना भी दुश्वार है, कतई जुड़ी हुई खड़ी रहती है गली में बाइक। और उधर जाते हैं मेट्रो स्टेशन की साइड तो उधर रेहड़ी पटरी इतना लगा हुआ है कि बिल्कुल पैदल निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब हम स्कूल जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत सारी रेहड़ी या ऑटो वाले खड़े होते हैं, तो हमें निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।